हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ का क्लास नंबर 2। आज की क्लास में कवर करने वाले हैं हम दो टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक होगा पेपर फोल्डिंग, सेकंड टॉपिक होगा लेटर सीरीज़। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है रैपिड रीजनिंग 1.0, ये एसएससी के एग्ज़ाम सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ और एमटीएस सभी एस्पिरेंट्स जो इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, और क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दी जाएगी। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बारी, ताकि बार बार स्टेटमेंट ना पढ़ना पड़े, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हर बार एक ही तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ होता है ऑलमोस्ट। तो बस आपको फिर फिगर देख के आंसर सेलेक्ट करना होता है। अ ट्रांसपेरेंट शीट विद द पैटर्न इज गिवन बिलो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द पैटर्न दैट वुड अपीयर व्हेन द गिवन ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द मिडल हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी कह रहा है कि शीट को मिडल से फोल्ड किया जाएगा तो किस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। अब हमने लास्ट क्लास में मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट किया था। अब लोगों को लगता है ये वाला जो टॉपिक है और पेपर फोल्डिंग का जो टॉपिक है ये अलग अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप मिरर इमेज या आप कह सकते हैं वाटर इमेज की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमने कोई ट्रेडिशनल चीज़ यूज़ नहीं करी थी कि आप किस सिंबल को अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो किस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर भी हम वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ रेफरेंस लाइन के पास है। वहाँ पर हम मिरर की बात कर रहे थे, यहाँ पर रेफरेंस लाइन होगी, वो भी मिरर की तरह या वाटर इमेज की तरह ही एक्ट करेगी। तो यहाँ पर भी हम एक रेफरेंस लाइन को देते हुए ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकल रही है, किसके पास है, किसके दूर है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब पहला क्वेश्चन बहुत ही आराम से करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि आप स्पीड से कर पा रहे हैं क्वेश्चनों को या नहीं कर पा रहे हैं। पर पहले क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये कह रहा है कि यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से फोल्ड किया गया ये चीज़। अब मैंने बोला कि मिरर इमेज और वाटर इमेज का ही कॉन्सेप्ट लगता है इन दोनों टॉपिक्स में। ये चीज़ होती है कि जो भी चीज़ जहाँ से जनरेट हो रही है उसकी मिरर इमेज या वाटर इमेज भी वहाँ से जनरेट तो ज़रूर होगी। वो लेफ़्ट टू राइट हो सकती है, राइट टू लेफ़्ट हो सकती है, या किसी चीज़ के पास हो सकती है, किसी चीज़ के दूर हो सकती है। लेकिन जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ऐसा नहीं होगा कि उसकी मिरर इमेज या वाटर इमेज बने और वो जनरेट ही कहीं और से हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जब आप इस फिगर को देखेंगे तो जब आप इसको इस तरफ की फोल्ड करेंगे तो ये लाइन इस वाले बॉक्स में आएगी, ये तो क्लियर है। लेकिन जनरेट ये यहाँ से हो रही है। ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है। ऑप्शन में बहुत सारे अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं, तो किधर भी जा सकती है। तो ऑप्शन में दिया गया कि कोई सा भी बन सकता है इसमें फिगर। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो रेफरेंस लाइन है जहाँ से फोल्ड किया गया है, यहाँ से कोई फिगर जनरेट हो रही है, तो जब इसको फोल्ड करोगे तो भी ये जनरेट यहाँ से ही होगी। तो जब यहाँ से जनरेट होगी तो यहाँ पे देखते हैं मिडल से कोई चीज़ जनरेट हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ से कोई चीज़ जनरेट हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ से कोई जनरेट हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पे जनरेट हो रही है मिडल से। अब देखो, जब ऊपर वाली शीट को फोल्ड किया गया है तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये एरो तो आना ही चाहिए। यहाँ पर भी ये एरो आ रहा है, यहाँ पर भी ये एरो, यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा, तो आप इसको भी काट सकते हैं पहले। यहाँ पर ये एरो आ रहा है तो ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये हो गया। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस पार्ट में है। अगर इसको हाफ में डिवाइड करते हैं तो ये इस सेक्शन में है। ये फोल्ड करने के बाद इसी सेक्शन में तो नीचे आएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचते हैं कि पेपर को फोल्ड किया गया तो उसी सेक्शन में तो आएगा। इस सेक्शन में तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही लाइन है, दो लाइन तो आनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। बचाइए ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो टेक्निक सोच रहे हैं, जो टेक्निक यूज़ करना चाह रहे हैं, जिसको हम आगे जाके एक्सपर्टीज़ करेंगे जिसमें, वो देखना है कि जो रेफरेंस लाइन है जहाँ से चीज़ फोल्ड हुई है वो मिरर इमेज या वाटर इमेज की तरह ही एक्ट करेगा वो रेफरेंस लाइन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है
ये दूसरे तरीके से भी मैंने बताया कि यहाँ पे तो है ही नहीं तो यहाँ पे होगा नहीं, ये भी काम करता है। लेकिन ज़्यादा जल्दी करने के लिए क्वेश्चन को, जहाँ से चीज़ें जनरेट हो रही है देखना है ऑप्शन में भी वहाँ से जनरेट होंगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब धीरे धीरे देखते हैं कि आगे इतना डिटेल में नहीं समझेंगे, मैं कुछ चीज़ें देखूंगा, फिर ऑप्शन देखूंगा और फिर उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये पेपर यहाँ फोल्ड कर रहा है पहले, फिर यहाँ फोल्ड कर रहा है, यहाँ आ गया है और फिर इसने 3 डॉट्स निकाल दिए। देखो एक रेफरेंस लाइन ये बनेगी क्योंकि यहाँ से फोल्ड हुई है, एक रेफरेंस लाइन ये बनेगी। ठीक है, जब रेफरेंस लाइन ये बनेगी तो मिरर की तरह एक्ट करेगा, ये इसके पास है तो यहाँ पर भी डॉट इसके पास ही बनेगा। देखो यहाँ पे 3 डॉट तो पहले सेम टू सेम आने चाहिए, यहाँ पर आ रहे हैं क्या 3 डॉट सेम? ये आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं आएंगे क्योंकि जब शीट को खोला जाएगा तो उतने नंबर तो रेप्लिकेट होने ही चाहिए, लेकिन एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं ये तो। लेकिन यहाँ पर पास करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जनरेट होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पर तो बीच वाली लाइन स्ट्रेट ही है, देखो जब ये स्ट्रेट है लेकिन यहाँ पर डॉट्स बनाए गए हैं एक एंगल पे, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ठीक है, ये जो आपकी इनिशियल इमेज है ये तो होनी ही चाहिए ना ऑप्शन में, ऐसा यहाँ पे देखेंगे यहाँ तो है ही नहीं, ये 3 डॉट्स आए। जब मैंने बोला यहाँ की शीट खोली जाएगी तो ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पर देखो ऐसे आ रहा है, ये आ गया ऐसे। अब जब यहाँ से ये वाली शीट खुल जाएगी तो यहाँ से जो पास है इसके डॉट, तो पास में डॉट तो बनेगा ही, लेकिन एंगल्स उधर की तरफ चले जाएंगे। देखो एंगल्स उधर की तरफ जाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, तो यही ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। तो देखो ऑप्शन भी देख के ना कितना आसानी से पता चल जाता है कि जब जो फिगर दी हुई है वो है ही नहीं तो उसकी पेपर फोल्डिंग में उसका यूज होगा ही नहीं, तो यानी कि वो ऑप्शन तो आप बिल्कुल ही काट सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये पेपर यहाँ फोल्ड किया गया और फिर ये यहाँ पर फोल्ड किया गया ऐसे करके। अब देखते हैं ऑप्शन की हेल्प से करेंगे इसमें। देखो ये रेफरेंस लाइन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, रेफरेंस लाइन के पास 2 डॉट्स हैं। देखो जो चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है वो तो बदलेगी नहीं, तो नीचे आपका ऐसा ट्रायंगुलर शेप में डॉट्स आने चाहिए। देखो यहाँ पर है ऑब्वियसली, ठीक है यहाँ पर भी है, यहाँ तो उल्टा हो गया, नीचे वाली लाइन पे 1 डॉट है इसके पास, यहाँ पर 2 कैसे हो सकते हैं? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी नीचे वाले पार्ट की तरफ 2 डॉट कैसे आ सकते हैं? यहाँ पर तो 1 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचे ये दोनों। देखो जब रेफरेंस लाइन के उधर खुलेगा तो इस लाइन के पास 2 डॉट्स और आएंगे क्योंकि इसके पास 2 डॉट्स हैं। यहाँ 2 डॉट्स थे तो यहाँ 2 आ गए, ठीक है, यहाँ भी 2 थे, यहाँ 2 आ गए। एक ये डॉट ऊपर की तरफ जाएगा, एक ये डॉट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ डॉट्स भी कैलकुलेट कर लो आप, 3 यहाँ पे बनेंगे, 3 यहाँ पे बनेंगे, और फिर जब ऊपर चला जाएगा 3 यहाँ पे बनेंगे, 9 तो बनना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 है और 3 है। यहाँ पर देखते हैं 3 है, 3 है, यहाँ पर तो 2 हो गए, तो ऑप्शन गलत हो गया, ये सही आंसर है। तो कभी कभी तो इतनी सिली चीज़ें दे के देता है फिगर में कि आप देख के भी बता देंगे कि डॉट्स तो उतने ही नंबर में आगे बढ़ेंगे ना। जब शीट खुलेगी तो अगर 3 बार यहाँ पे फोल्ड करके कट कर दिया गया तो अगली जब शीट खुलेगी तो वहाँ पे 3 तो आएंगे ही सर्कल्स, तो उस चीज़ को भी काउंट करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। रेफरेंस लाइन तो बहुत ईजी तरीका है ही, लेकिन आप कभी कभी ऑप्शन देख के भी ये पता लगा सकते हो कि ये तो फिगर बनने ही नहीं वाला, ये तो है ही नहीं। यहाँ पे तो जो बेसिक वो है कि 3 डॉट्स अगर खुल रहे हैं वो ही गलत कर दिए तो ऑप्शन तो बनेगा कैसे? वो चीज़ वो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये पेपर है, यहाँ से फोल्ड कर दिया गया, ये यहाँ से फोल्ड किया तो ये वाली रेफरेंस लाइन बनेगी। ये रेफरेंस लाइन बन गई। अब देखो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर आप इन्होंने ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया। अब देखो रेफरेंस लाइन पे उसका बेस आ रहा है, ठीक है, तो जब इस शीट को खोला जाएगा तो भी नीचे बेस ही आना चाहिए ना ट्रायंगल का। अब देखो ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे थी, यहाँ से इस बॉक्स के नीचे से शुरू हो रही है, तो यानी कि इस बॉक्स के नीचे से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होगी। देखो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे भी यहाँ से शुरू होगी। देखो यहाँ पे तो बॉक्स था, यहाँ पे तो बॉक्स ही नहीं है, ये कट गया। यहाँ पे एक बॉक्स था तो 2 बॉक्स बनेंगे, ये भी नहीं है। यहाँ पर 2 बॉक्स बने हुए हैं, देखो यहाँ से लाइन चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रायंगल का बेस था तो यहाँ पर भी ट्रायंगल का बेस है, यहाँ पर तो बेस ही नहीं है, यहाँ पर तो पॉइंट आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन डी। आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि और चीज़ें सही तरीके से आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो।
तो जो चौथा ऑप्शन बचेगा वही सही होगा। चेक भी कर लेते हैं एक बार दोबारा, यहाँ पर बेस है तो यहाँ पर बेस है, तो जब पेपर को खोला गया तो यहाँ पर भी बेस आ रहा है। देखो ऊपर की साइड पे इसका बेस है, यहाँ पर भी बेस है तो यहाँ पर भी बेस है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बॉक्स है तो दूसरे में बॉक्स आना चाहिए, यहाँ पर बॉक्स है तो यहाँ पर भी बॉक्स है, ऐसे ही सेम इधर हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम रेफरेंस लाइन को लेते हुए कैसे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके को यूज करते हुए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो पहले रेफरेंस लाइन बनी ये, इसने यहाँ से फोल्ड किया, फिर रेफरेंस लाइन बनी ये, इसने यहाँ से फोल्ड किया, तो ओपन भी उसी तरीके से करेंगे। ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ पर ये बन रहा है इस वाले बॉक्स में ऐसे 7 बन रहा है। यहाँ पर देखो इस वाले पोर्शन में अगर इसको आप काट दोगे तो यहाँ पर 7 तो बन ही नहीं रहा, यहाँ पे L बन रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर काट देते हैं ऐसे, यहाँ पर 7 बन रहा है, ठीक है इसको रख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगर यहाँ से काटोगे तो ये तो ऊपर की तरफ चला गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो ये भी ऊपर की तरफ चला गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन बी ही आपका निकल के आ गया, क्योंकि ये इमेज तो दिखाई ही देगी आपको। तो यहाँ पे किस में दिखाई दे रही है, देखो ऐसा हो गया है तो नहीं होएगा ये है तो ठीक है इसको रख लेते हैं। यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब शीट फोल्ड गई है, ये रेफरेंस लाइन है, शीट को फोल्ड किया है यहाँ पे। देखो यहाँ से ये लाइन निकल रही थी, तो जब ये फोल्ड होगी यहाँ से एक और लाइन निकलेगी, तो 2 लाइन निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 लाइन निकल रही है, इसको रख लेते हैं। यहाँ पर तो लाइन ही नहीं निकल रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी 2 निकल रही है, ठीक है इसको रख लेते हैं। यहाँ पर 2 लाइन ही निकल रही है, ये गलत हो गया। अब यहाँ से निकल रही है इस साइड, तो एरो तो इस वाले पार्ट में आना चाहिए, ये इधर से ऐसे चला जाएगा। अब देखो इस वाले में यहाँ लाइन तो आई लेकिन एरो बदल दिया उन्होंने, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे सी में यहाँ से इस वाले पार्ट में आ गई, तो एरो भी इधर ही आ गया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप 3-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि कैसे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है रेफरेंस लाइन के पास कौन सी चीज़ें हैं और उसका इंक्लिनेशन वैसे ही बनना चाहिए जैसे रेफरेंस लाइन के इधर बन रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा ऑप्शन में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा दिखाई देगा, ये वैसा दिखाई देगा, इसकी इमेज ऐसी बनेगी। आप बना बना के देखें, फिर कॉपी पेस्ट करें उसको कि हाँ ऐसा दिखाई देगा, पूरा आंसर बनाएं और फिर टिक लगाएं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है पेपर में। सीधा सिंपल तरीके से करेंगे, सीधा ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो आपको राइट आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें यहाँ से फोल्ड कर रहा है इसको, फिर यहाँ से फोल्ड कर रहा है, तो ये एक रेफरेंस लाइन बन गई है। पहले उस साइड खुलेगा, यानी कि ये पहले इस साइड खुलेगा, तो जब इस साइड खुलेगा तो ये बॉक्स बन रहा है, तो ऊपर भी बॉक्स बनेगा। तो देख लेते हैं कितने में बॉक्स बन रहा है। जब लाइन है तो उसके बिल्कुल लाइन से जॉइंट बॉक्स बन रहा है, तो यहाँ पे जॉइंट बॉक्स है ही नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी जॉइंट बॉक्स नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये जॉइंट बॉक्सेज हैं, ठीक है इसको रख लेते हैं। जब बॉक्स ऊपर खुला तो ये सर्कल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये इस रेफरेंस लाइन से दूर है, तो ये भी रेफरेंस लाइन से दूर ये सर्कल रहेगा, ये सही बात है। जब ऊपर जाएगा तो ये पूरी लाइन बन जाएगी, ये पॉइंट इस लाइन की तरफ है, ये पॉइंट इस लाइन की तरफ है। जब इसको इस साइड ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे जब इसको, तो जब जो फिगर बनेगी वहां पे भी पॉइंट इस लाइन की तरफ ही रहेगा। मैंने आपको समझाया था कि चीज़ें जो रेफरेंस लाइन के पास रहती है वो रेफरेंस लाइन के पास ही रहेंगी ओपन करने के बाद, जैसे कि मिरर इमेज में रहती है। तो यहाँ जो लाइन थी इसके पास ये पॉइंट था, तो यहाँ पर भी इसके पास ही पॉइंट बना, यहाँ पर नहीं बना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक बॉक्स है, ये रेफरेंस लाइन है। इसमें देखो यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, तो यहाँ से जब इसको फोल्ड करेंगे तो यहीं से लाइन शुरू होगी दूसरी भी। यहाँ पे तो लाइन यहाँ से शुरू ही नहीं हो रही, यहाँ पे भी शुरू नहीं हो रही है, यहाँ पे तो खत्म हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे एरो था ही नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ऑप्शन यही बचा है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो कभी कभी तो इतने ईजी क्वेश्चन देता है कि आप सीधा ही कट करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि सेम सेम फिगर लग रही है, तो अच्छे से ध्यान से फोकस करके करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आएगा आपका। देखो इसने पहले यहाँ से फोल्ड किया और फिर यहाँ से फोल्ड किया, ये रेफरेंस लाइन बन गई, यानी कि ये वाली लाइन। देखो इस कॉर्नर में यहाँ पर सर्कल है, इधर खोलेंगे तो यहाँ पे भी सर्कल आएगा, फिर ऊपर की साइड खोलेंगे यहाँ पे भी सर्कल आएगा, और फिर यहाँ पे भी सर्कल आएगा।
तो चारों सर्कल पास किस में है? देखो इसमें तो है, इसमें दूर हो गए हैं तो ये गलत हो गया। इसमें ऊपर की साइड चले गए हैं तो ये भी गलत हो गया। इसमें 3 है लेकिन एक यहाँ चला गया तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि पेंटागन की जो शेप है वो किस साइड दिख रहा है किस साइड नहीं दिख रहा है, आपका सर्कल से ही काम चल गया है। पेंटागन से भी कर सकते हैं लेकिन सर्कल से जब काम हो रहा है तो पेंटागन को देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब शीट को फोल्ड किया गया है पहले इस साइड और फिर इस साइड। तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन बन गई है, रेफरेंस लाइन के पास है सर्कल। ऑप्शन में भी जब ये ओपन होगा तो रेफरेंस लाइन के पास पहले सर्कल आएगा फिर ट्रायंगल आएगा। तो जब रेफरेंस लाइन यहाँ थी, सर्कल था, तो यहाँ पे भी पहले सर्कल आना चाहिए था। ऑप्शन गलत है। सर्कल था सर्कल आ गया, ठीक है ये हो सकता है। सर्कल था लेकिन ट्रायंगल आ गया, गलत हो गया। सर्कल था और सर्कल आ गया, ये हो सकता है। अब देखो रेफरेंस लाइन के पास ट्रायंगल का बेस था, तो जब ऊपर की साइड जाएगा तो रेफरेंस लाइन के पास ट्रायंगल का बेस रहेगा, पॉइंट दूर दूसरी साइड दिखेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ रेफरेंस लाइन थी आपकी तो बेस लाइन के पास था। ऊपर की साइड देखते हैं, यहाँ तो पॉइंट रेफरेंस लाइन के पास आ गया है, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन डी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है ये पेपर फोल्डिंग। दस क्वेश्चन की प्रैक्टिस टॉपिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए इनफ है कि हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन की बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिगर इतनी अलग अलग देता है कि आपके ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे और आप जल्दी आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। बात रही इनकी प्रैक्टिस की, तो अभी हम रीजनिंग की सीरीज में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दे रहे हैं। जब बात प्रैक्टिस की आएगी तो हम मॉक्स ज़रूर करेंगे। जिस तरह से MWF में क्लास चल रही है वैसे ही मॉक्स चलेंगे, हफ्ते में 3। फुल मॉक होगा 25 क्वेश्चन का, तो सारे क्वेश्चंस एक एक दो दो करके आएंगे, सारे चैप्टर्स से आएंगे। तो आपका रिवीजन साइड बाय साइड सारे चैप्टर्स का एक साथ चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई चैप्टर अलग से पढ़ना पड़े, हर चैप्टर की प्रैक्टिस हो रही है ऑल्टरनेट डेज। उसके बाद सिर्फ एक मॉक वीडियो देखना है, साथ में खुद भी सॉल्व करना है, वही इनफ होगा आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। और प्री तक उतना ही करते रहेंगे तो भी आपके प्री में आई डोंट थिंक कि 45 से नीचे किसी का आना चाहिए अगर सिली मिस्टेक हो जाए तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज में क्या आता है, ये एक सीरीज होती है, जैसे ब्लैंक करके आता है, सपोज ए बी डैश डैश बी डैश ए डैश सी ए डैश डैश डैश, इस तरह की कोई सीरीज आपको दी होगी और कुछ ऑप्शंस दिए होंगे कि इन ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो आपको ग्रुपिंग करनी होती है इस तरह की सीरीज में, सिर्फ ग्रुपिंग से ही आंसर आ जाएगा आपका। ग्रुपिंग करने के तरीके होते हैं, पहला कि आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स मतलब इनको काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 13 ऐसे काउंट करना है। उसके बाद इनकी पेयरिंग करनी है। SSC में ज़्यादातर केसेस में जैसे 21 लेटर्स आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, 20 आ जाता है, 12 आ जाता है। प्राइम नंबर टाइप की चीज़ें नहीं आती है 13 11, क्योंकि आप उसकी इक्वल ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे। आपको इस तरह के नंबर्स दिखाई देंगे अल्फ़ाबेट में। फिर आप जैसे ये नंबर है 21 में आप 7 7 की पेयरिंग करोगे, 20 है आप 5 और 4 की पेयरिंग करोगे, 18 है तो मोस्ट प्रोबेबली 6 या फिर 3 की पेयरिंग करोगे, 12 है तो 4 या 3 की पेयरिंग करोगे। इस तरह से ही ज़्यादा क्वेश्चन इस नंबर ऑफ ग्रुप्स पे बेस्ड होते हैं। इसके अलग अगर जाता है तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से ग्रुप ऑप्शन एलिमिनेशन भी हो जाते हैं इसमें। ऑप्शन की हेल्प से भी आप कर सकते हो कि कौन सा ब्लैंक में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, वो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाता है अगर ग्रुप्स नहीं बन रहे होते हैं तो। इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ग्रुप्स इजीली बनाने आ जाएंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, सिर्फ आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स पहले काउंट करने हैं और फिर आपको इस तरह से ग्रुप्स बनाने हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सीरीज दिया हुआ है। पहले फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, काउंट टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स।
यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 बन रहे हैं। अब हमने बात की थी जब इस तरह के बनते हैं तो ग्रुप्स बनाना मुश्किल होता है, ग्रुप्स नहीं बनते हैं, तो कोई एक सीक्वेंस चल रहा होगा सीधा सीधा, वही आपको ऑप्शन से देख के भी पता चल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर जो ग्रुप्स है इसमें देख के पहले आइडेंटिफाई करें कि किस तरह से ये सीरीज चल रही है। एफ के बाद जी एच आई तो +3 हो रहा है, आई जे के +2 हो रहा है, के एल एम फिर +2 हो रहा है, एम के बाद अगर या तो +2 कर सकते हैं या +3 कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। लास्ट वाले में देखते हैं एम या तो ओ आएगा +2 करेंगे या पी आएगा अगर +3 करेंगे तो देखो पी पी सब में दिखाई दे रहा है, ओ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी कि +3 कर रहा है यहाँ पे। तो +2 यहाँ पे अगर 3 करता है तो यहाँ पे अगर पी हम रख लेते हैं एम एन ओ पी तो +3 हो गया, पी के बाद क्यू आर एस +3 हो गया, फिर से एस टी यू +2 हो गया, यू वी डब्ल्यू फिर से +2 हो गया। तो यानी कि 2 2 और 3 3 की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देखते हैं वाई जेड ए +2 है, ए बी सी एस टी यू वी, देखो वी है पहले में सब में, वी 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 देख लेते हैं, तो वी अगर आएगा तो +3 चलेगा, फिर 2 होना चाहिए, वी डब्ल्यू एक्स वाई +3 हो गया, वाई जेड ए +2 हो रहा है तो अगले में भी +2 होना चाहिए, ए बी सी +2 हो गया यहाँ पे। तो वी सी पी ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि देखो जैसे इसमें प्राइम नंबर बन रहा था तो ग्रुप्स नहीं बने, लेकिन कोई सीक्वेंस चल रहा है आगे सीधा सीधा, कोई ग्रुप्स नहीं बनाने हैं आपको। तो +3 चल रहा है, +2 चल रहा है, +3 चल रहा है, +2 चल रहा है, यही इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो आप इसमें से ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे तो आपको ए सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पहला काम है काउंट करना है कि अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखो अल्फ़ाबेट हो रहे हैं 21, पेयरिंग होगी 7 की, तो 7 की पेयरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं कि सेम सेम चीज़ें की क्या चल रही हैं। देखो पहला अल्फ़ाबेट एफ है, यहाँ पर भी एफ है, तो मोस्ट प्रोबेबली एफ ही चलेगा। दूसरे में एच चल रहा है, देखो यहाँ पर एच चल रहा है तो तीसरे में भी एच होना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं फिर यहाँ पर जी चल रहा है तीसरा, यहाँ पर भी जी, तो यहाँ पर भी जी होना चाहिए। चौथा देख लेते हैं एच चल रहा है, यहाँ पर ब्लैंक है लेकिन यहाँ पर एच है, तो यानी कि सारा पैटर्न सेम सेम है तीनों में। एफ एच है तो पहला हो गया एफ एच और एफ एच, ठीक है। फिर ब्लैंक है, एच के बाद जी आ रहा है, एफ एच जी, तो एफ एच जी कर देते हैं, एफ एच जी हो गया, ठीक है। जी के बाद एच है, जी के बाद एच है, जी के बाद एच है, डबल एच हो गया, ठीक है। फिर आ रहा है एच, तो डबल एच है तो डबल एच हो गया, लास्ट में जी एफ है, जी एफ हो गया और जी एफ हो गया। अब देख लेते हैं कि कहाँ से है। डबल एच जी लास्ट में आ रहा है, देखो यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, डबल एच जी यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें पेयरिंग आपको पेयरिंग बोलो या ग्रुपिंग बोलो, आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए, ठीक है। जब वो हो जाएगी पेयरिंग ढंग से, फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीक्वेंस चल रहा है, सेम सेम सीक्वेंस चल रहा है या इसमें इंक्रीज भी हो जाता है कभी कभी। एफ के बाद जी यहाँ पर लिख देता, फिर एच यहाँ पर लिख देता, लेकिन आपको पता चल जाता क्योंकि यहाँ पर तो एफ ही लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सेम ही चल रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले 4 4 की पेयरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डबल डैश सी डैश डी सी आ रहा है पहले में। अगर आप पहले में डी सी चलेंगे, देखो सी डी चल रहा है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो यानी कि 4 के पेयर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3 का पेयर ट्राई करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, देखो लास्ट में डी सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है लास्ट में, यहाँ पर भी सी है लास्ट में, यहाँ पर भी सी है, तो यहाँ पर भी सी रख देते हैं, ठीक है। बीच में डी दिखाई दे रहा है तो डी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डी रख देते हैं, यहाँ पे डी रख, तो सी डी सी, सी डी सी, सी डी सी और सी डी सी, ठीक है। तो लास्ट में डी सी आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया,
और फिर क्या नाम है, यहाँ पर लास्ट में डीसी है तो ये हो सकता है, यहाँ पर डीसी नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर डीसी नहीं है ये भी गलत हो गया, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है इसमें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ग्रुपिंग कैसे हो रही है और कैसे सीक्वेंस देखे जा रहा है। आप बस कंपेयर कीजिए एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, आपको इजीली पता चल जाएगा कि सेम प्लेस पे सेम अल्फ़ाबेट चल रहा है या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला काम है अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सेम वही 4 या 3 बन सकते हैं। पहले 4 लेके चलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर आई चल रहा है, यहाँ पर भी आई चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी आई होना चाहिए। लास्ट में आए और आए, फिर लास्ट में आए आए, फिर लास्ट में आए आए कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बीच में भी आई आ रहा है तो यहाँ पर भी आई कर देते हैं, यहाँ पर भी आई कर देते हैं। जे है यहाँ पर तो यहाँ पर जे और यहाँ पर जे। लास्ट में डबल आई आ रहा है, देखें डबल आई नहीं है, डबल आई यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो डबल आई देखना है यहाँ पर भी नहीं है, देखो इसलिए कट कर दिया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से सेम काम करना है, अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 देखते ही 7 का पेयर बनेगा, तो 7 की पेयरिंग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 का ग्रुप हो गया। अब देखो पहला एफ है, यहाँ पर भी एफ चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी एफ चलेगा। फिर डबल डी चल रहा है, यहाँ पर डी है तो एक डी यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पर भी एक डी चलेगा। डी के बाद ई आ रहा है, यहाँ पर भी डी के बाद ई आ जाएगा, यहाँ पर भी डी के बाद ई आ जाएगा। ई के बाद डी आ रहा है, ई के बाद यहाँ पे भी डी आ रहा है, ई के बाद यहाँ पर भी डी आ रहा है। ई एफ चल रहा है लास्ट में, यहाँ पर भी ई एफ चलेगा और यहाँ पर भी ई एफ चलेगा। अब देख लेते हैं डी डबल ई लास्ट में किसके आ रहा है, डी डबल ई नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हो गए। पहले में डबल डी आ रहा है, यहाँ पर भी डबल डी है, यहाँ पर भी डबल डी है। ठीक है, फिर देखते हैं एफ डबल ई आ रहा है, एफ ई एफ है तो ये गलत हो जाएगा। एफ डबल ई यहाँ पर अवेलेबल है तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले अल्फ़ाबेट काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। 4 का पेयर बन सकता है या 3 का पेयर बन सकता है। 4 का बना के देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डबल ओ चल रहा है, बीच में भी ओ चल रहा है, तो यहाँ पर ओ होगा, यहाँ पर भी ओ है तो ठीक है। यहाँ पर 2 ओ है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। पी ट्रिपल ओ पी ट्रिपल ओ पी ट्रिपल ओ दिखाई दे रहा है यहाँ पर सीक्वेंस। अब इसको देख लेते हैं कि ये किस में मैच कर रहा है। लास्ट में डबल ओ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। पी ट्रिपल ओ पी ट्रिपल ओ पी ट्रिपल ओ। ठीक है, अब एक बार इसको, यहाँ पर डबल ओ दिखाई दे रहा है, उसके बाद देख लेते हैं पहले पी ओ तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, यानी कि फिर तो चारों गलत हो जाएंगे, यानी कि 4 का पेयर इसमें ये वाली चीज़ नहीं बन रही है। अब 3 का पेयर बना के देख लेते हैं। 3 का पेयर बनेगा ये 1 2 3 ये 1 2 3 ये 1 2 3 ये। लास्ट में पी आ रहा है तो लास्ट में पी डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर भी पी और यहाँ पर भी ओपी है, ओपी है, ओपी है और ओपी है। शुरू में ओ आ रहा है तो ओ ओ। अब देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पर सही फिट बैठ रहा है। ओपी पहले आ रहा है, ओपी किस में है पहले, यहाँ पर है। फिर ओपी आ रहा है, फिर ओपी आ रहा है, फिर डबल ओ आ रहा है, फिर डबल ओ आ रहा है, फिर पी आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। देखो 4 में भी एक सीक्वेंस बन रहा था लेकिन ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ था जो मैच कर रहा हो, जो हमने पी डबल ओ और पी डबल ओ इस तरह का सीक्वेंस चल रहा था, ऐसे चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ऑप्शन में उस तरह का कोई सीक्वेंस बनाया ही नहीं। सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है, लॉजिकल है ये, लेकिन ऑप्शन कुछ ही और तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। इसलिए पहले ये देखना है कि जब आपने वो सीक्वेंस बनाया वो आपको लॉजिकली सही भी लग रहा है तो क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है। वहाँ पे एक पार्ट तो ऑप्शन से मैच कर रहा था यहाँ पे, लेकिन आगे का पार्ट मैच नहीं कर रहा था, इसलिए वो तरीका गलत था, यानी कि वो वाला पेयरिंग जो हमने की थी वो गलत थी। इसलिए पेयरिंग चेंज करी और फिर सही आंसर आया यहाँ पर।
ठीक है, तो आई होप इसमें समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दोबारा देख सकते हैं कि क्या चीजें हमने पहले करी और कैसे चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसलिए हमने पेयरिंग चेंज करनी पड़ी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले अल्फाबेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, फिर से 4 या 3 की बनेगी, 4 की पेयरिंग बनाते हैं पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर जे चल रहा है, यहाँ पर पी चल रहा है, यहाँ पर क्या चलेगा कुछ नहीं पता है। सेकंड में पी चल रहा है, यहाँ पर पी चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पी चल सकता है। उसके अलावा लास्ट में और कोई पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर सीक्वेंस ना ऑप्शन से देखना पड़ जाएगा। एक बारी 3 3 का पेयर बना के देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। देखो बीच में पी आ रहा है, यहाँ पर भी बीच में पी, यहाँ पर भी एक ही बचा हुआ है, तो यहाँ पर पी डाल देते हैं। जे पी पी, जे पी पी, जे पी पी और जे पी पी, ये सीक्वेंस सही दिखाई दे रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि इस तरह से डिजाइन हुआ है क्वेश्चन या नहीं हुआ है। लास्ट में जेपी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब जेपी तो आ रहा है, पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। जेपी शुरू में भी है, शुरू में भी है, फिर पीजे है, फिर पीजे है, फिर पीजे है, फिर पीजे है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो पहले अल्फाबेट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है, यानी कि 5 या 4 की पेयरिंग बनेगी। अब एक बार 4 की पेयरिंग बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पी से, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे पी से, तो सारी जगह पी है लेकिन ए आ गया है, तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। एक बार लास्ट में भी चेक कर लेते हैं, अगर ये चारों अल्फाबेट सेम है, हर ग्रुप में सेम आ रहा है क्या। यहाँ से एस है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, यहाँ से क्यू है, तो एक पैटर्न तो चल रहा है, एस के बाद क्यू, फिर पी, फिर पी के बाद एस, फिर क्यू और फिर पी, लास्ट वाला चल रहा है थोड़ा। ठीक है, अब पी के बाद यहाँ पे ये वाला नहीं चल रहा है, क्यू के बाद पी है, फिर यहाँ पे डैश है, फिर क्यू है, पी है, क्यू पी यहाँ पर चल रहा है, तो क्यू के बाद पी आ जाएगा, पी के बाद सॉरी क्यू के बाद यहाँ पर भी पी आ जाएगा, तो क्यू पी चल रहा है यहाँ पर भी क्यू पी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा ये पता नहीं चल रहा है। तो काफ़ी ना एब्सर्ड सा पैटर्न है, तो इसको कोई दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। 5 का पेयर एक बारी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले एस ए पी आ रहा है देखो, फिर यहाँ पर भी ए पी पी, पी पी क्यू, पी क्यू, काफ़ी एब्सर्ड सा पैटर्न है। एक चीज़ नोटिस हो रही है यहाँ पर, ए पी काफ़ी बार सिमिलर दिख रहा है, ये 2 बार दिख रहा है और फिर पी क्यू आ रहा है इसके साथ में, तो ये पी क्यू आ रहा है, तो इससे पहले अगर ए पी कर देंगे हम, एक बार इसको हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं। ए पी आ रहा है, ए पी आ रहा है यहाँ पर भी ए पी आ रहा है, यहाँ पर ए पी से पहले एस आ रहा है, यहाँ पर ए पी से पहले एस डाल के देखते हैं, यहाँ पर ए पी करके एस आ जाएगा, ए पी के बाद पी क्यू आ रहा है, ए पी के बाद यहाँ पर भी पी क्यू आ रहा है, ए पी के बाद यहाँ पर पी क्यू करके देख लेते हैं। अब ए पी पी क्यू, ए पी पी क्यू, ए पी पी क्यू, यहाँ पर थोड़ा पैटर्न सही दिखाई दे रहा है। ए से पहले एस है, ए से पहले एस है, ए से पहले एस है, ए पी पी क्यू तो हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है वो देखना है। ए पी पी क्यू हो गया है, उससे पहले एस आ रहा है, फिर पी क्यू आ रहा है, ये वाला अल्फाबेट बचा हुआ है बस हमारा। तो अगर हम इस ऑप्शन में से भी देखें, लास्ट में पी आ रहा है, पी किस में है, सब में है, ये वाला बचा हुआ है एक, फिर लास्ट में ये आ रहा है ए और ये आ रहा है एस। तो अब ये देख लेते हैं एक बारी कि ऑप्शन कौन सा इसमें हिट एंड ट्रायल करके फिट बैठ रहा है। तो इसको उठाते हैं एक बारी, पी क्यू क्यू एस, फिर ए है, नहीं है, ये नहीं हो रहा है। अगर इसमें पी जाएगा, फिर दूसरे में क्यू आ रहा है, तो ये भी नहीं बैठ रहा है हमारे हिसाब से। ये देख लेते हैं, पी आएगा यहाँ पर, अगर पी रखते हैं, सेकंड यहाँ पर ए है, हमारा भी ए है, फिर एस है, यहाँ पर भी एस है, फिर ये पी डाल के देखते हैं, फिर यहाँ पर पी, ये पैटर्न फिट बैठ रहा है यहाँ पर। एक बार देख लेते हैं, पी क्यू पी एस ए पी,
PQ PS AP, PQ PS AP और फिर PQ, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल सही ऐसे चल रहा है, PQ PS AP के हिसाब से चल रहा है। तो यानी कि आप ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपको ऑप्शन भी देखने हैं, ग्रुपिंग भी उस तरीके से नहीं बन रही है, कुछ अलग एब्सर्ड सा पैटर्न है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जब आपको क्वेश्चन की काफ़ी हेल्प मतलब सॉरी ऑप्शंस की काफ़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको कई बार पैटर्न फिट दिखा के बैठा के देखना पड़ेगा कि वो पैटर्न सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, कई शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन फिर वो शिफ्ट में दूसरे तरह के क्वेश्चंस ना काफ़ी ईजी रहते हैं, तो आप इसमें 2 से 3 मिनट लगा सकते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको लाइंस कर करके ग्रुप बना बना के देख रहा था। अगर आप क्वेश्चन जो पेपर में करेंगे तो उस तरीके से नहीं करना है, आप फटाफट ऑप्शन देखेंगे, अगर आपके नहीं बन रहे हैं ग्रुप्स तो आप फटाफट ऑप्शन के साथ फिट बिठाने की कोशिश करेंगे, तो हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अल्फ़ाबेट है। 4 या 3 का पेयर बनेगा, 4 का पेयर बना के देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो वाई वाई है, यहाँ पर भी अगर वाई वाई करते हैं, यहाँ पर भी वाई वाई करते हैं, यहाँ पर टी आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर वाई आ रहा है, यहाँ पर टी डालेंगे, नहीं बनेगा पैटर्न। 3 का पैटर्न बना के देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखो पहले वाई लास्ट में वाई, तो यहाँ पर पहले वाई लास्ट वाई कर लेते हैं, पहले वाई लास्ट वाई कर लेते हैं, पहला वाई लास्ट वाई, बीच में टी आ रहा है, यहाँ पर टी डाल देते हैं, यहाँ पर भी टी डाल देते हैं, यहाँ पर भी टी। तो वाई टी वाई, वाई टी वाई, वाई टी वाई और वाई टी वाई, पैटर्न सही बन रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें हमारा मैच कर रहा है। लास्ट में टी आ रहा है, सब में इसमें नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, शुरू में टी वाई टी आ रहा है, तो यहाँ पे टी वाई टी नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर भी टी वाई टी नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर टी वाई टी है, टी वाई टी हो गया, लास्ट में टी हो गया, फिर बीच में वाई वाई, वाई वाई है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन था ये इस टॉपिक का, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन समझे, कॉन्सेप्ट समझा, बेसिक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी कर ली है। क्या होता है, आप रीजनिंग में हर कॉन्सेप्ट के साथ टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे पूरा, अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक आप यूज़ करते हैं कि कौन सा टफ है, हर क्वेश्चन बना के देखना पड़ेगा। तो रीजनिंग को स्पीड वाइज और डिफ़िकल्टी वाइज बेटर करने का तरीका यही है कि आप इसके मैक्सिमम मॉक लगाओ। जितने मॉक आप लगाओगे तो आपको वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आपने 2-3 मॉक किए तो आपको मे बी एक क्वेश्चन एक मॉक में 2 क्वेश्चन मिल गए, फिर नेक्स्ट वाले में नहीं मिला, फिर नेक्स्ट वाले में 3 मिल गए। इस तरीके से आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इकट्ठे होंगे, तो आपको उन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, उन क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करना है कि इस तरह का एक एब्सर्ड पैटर्न भी आ सकता है, तो कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे। या कोई एनालॉजी का कोई क्वेश्चन है सपोज, या काउंटिंग फिगर्स भी जैसे हम करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो 25 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं आता है। आपको ये देखना है कि आप 20-22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन कैसे इजीली कर पा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके 20-22 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में आराम से हो जाएंगे। आपका वो लेवल आराम से हो चुका होगा, जब कॉन्सेप्ट कर लेंगे आप सारे और इतने सारे मॉक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप 20-22 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में कर लेंगे। बचे 2-3 क्वेश्चन 5 मिनट लगा लो, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपका 10 से यानी कि 15 मिनट या 17 मिनट में मैक्सिमम पेपर आराम से हो जाएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे तो इससे भी जल्दी कर लेते हैं, 10 से 12 मिनट में भी करते हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन स्पीड, फिर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, या जैसे हम अभी वाटर इमेज मिरर इमेज कर रहे हैं, कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन 5-5 10-10 सेकंड में भी हो जाते हैं। तो फिर वो बच्चे 20 क्वेश्चन तो आई थिंक 7-8 मिनट में ही कर लेते हैं। बचे 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगेंगे, तो 11 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में उस तरह से उनका पेपर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस हम भी करेंगे, आप भी उस लेवल पे आ जाएंगे कि आप पेपर को अगर इजी आया तो 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट है तो ये मैक्स टू मैक्स 15 मिनट तक चला जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर जा रहा है, और बिल्कुल हिट एंड ट्रायल भी यूज़ कर लिया आपने, हर तरीके का कॉन्सेप्ट लगा के देख लिया किसी क्वेश्चन में, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है उस पर। आप रीजनिंग में शुरू में 12 मिनट से ज़्यादा मत दो बिल्कुल भी।
12 मिनट दे दिए, 1-2 क्वेश्चन बच गए, उनको स्किप करके आगे चलो। फिर से दोबारा गो में जब आप मॉक दोगे, फाइनल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, फुल लेंथ पेपर की, तो उसके बाद उसको ट्राई करना है। अगर आप रीजनिंग में ही लगे रहेंगे तो जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, टाइम कम बचेगा, तो चांसेस है आपका पेपर भी छूट सकता है। तो ये 7 चीज़ें टैक्टिक्स की, स्किप कैसे करना है, स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, किसको मार्क फॉर रिव्यू करना है, ये सब चीज़ें जब हम मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को हाथ लगाना है, किस क्वेश्चन को रीड करके एक बार ट्राई मारना है। ये सब चीज़ें मॉक से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप मेन फोकस रखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, ना कि आप ये देखने की कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट सीख लिया तो अब जल्दी से क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है आपको। जैसे आज हमने मिरर इमेज वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करके पेपर फोल्डिंग को भी किया है, लेकिन इसमें इतनी जल्दी एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकती आपकी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप मॉक देंगे, 15-20 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के करेंगे, तब आपको जाके होगा। तो क्वेश्चन बैंक लगा लेते हैं उसके लिए कुछ बच्चे, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप रीजनिंग जैसे इजी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक की तरफ जाए, क्योंकि मैथ्स अपने आप में बहुत बड़ा है, जी के अपने आप में बहुत बड़ा है, और इंग्लिश में भी वोकेबलरी सेक्शन बहुत बड़ा है। तो आपको इन सब में भी टाइम देना है। रीजनिंग छोटा सब्जेक्ट है, उसको छोटे सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ना है, ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करें। मॉक की प्रैक्टिस करें, मॉक से आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे, आपको अपनी सिली मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी, उन पे काम करते रहे तो रीजनिंग में आराम से आपके 45 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। और दिन अच्छा रहा, सिली मिस्टेक नहीं हुई तो 50 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप सिली मिस्टेक ना करें उस दिन। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई होप 2 टॉपिक हों, अगर लेंदी टॉपिक हुआ तो हम एक ही टॉपिक रखेंगे, अगर छोटा टॉपिक हुआ तो 2 टॉपिक रख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।